बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी को अगर हम देखा जाए तो ये सबसे पहले इसको रोडोल्फ क्लासियस ने 1856 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये एंट्रोपी जो है ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की का फार्मूला भी देती है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को प्रूव करती है। तो अगर इसी डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास इट इज़ एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। मतलब ये है कि अगर किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आ जाती है तो उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, डिसऑर्डरनेस का मतलब है किसी भी चीज़ में बेतरतीबी आ जाना। क्योंकि अगर कोई चीज़ अरेंज हो तो हम उसको कहते हैं ये एक ऑर्डर में पड़ी हुई है, लेकिन वो अगर अरेंज ना हो, डिसऑर्डर की फॉर्म में हो, तो वो हमारे पास बेतरतीबी चीज़ें होती हैं, तो उनकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि हम किसी भी चीज़ की जो डिसऑर्डरनेस है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, हम जस्ट उसकी चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी सिस्टम में कितनी ख़राबी है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसमें वक्त के साथ साथ कितनी ख़राबी आई है। मतलब पहले इतनी ख़राब थी तो नेक्स्ट उसमें इतनी ख़राबी आई है, तो हम चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं, जबकि हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि एंट्रोपी क्या है और कैसे रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसको हम मेजर करते हैं, इसके प्रोसेस को कि कैसे सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, इसकी यूनिट्स को, और बहुत से प्रोसेस जिसमें हम एंट्रोपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ वापस नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि इन सब स्टेट्स को हम आज स्टडी करेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कब आती है, तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर हो, ठीक है, उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल हों गैस के, ठीक है। अब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं और हम इसको अप्लाई करें हीट, ठीक है, टेम्परेचर इसमें अप्लाई करें। तो जैसे जैसे जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि उनकी जो रैंडमनेस है, उनकी जो डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये है कि जब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज़ हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और वो जो है उस सिस्टम की जो इंट्रोपी है ना एज ए रिजल्ट इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर इसका फार्मूला की बात करें तो हमारे पास इसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा क्यू ओवर टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू ये हमारे पास हीट है जो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर सिस्टम से हीट आउट होती है, यानी एक्सपेल होती है। और जो टी है ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट को भी ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो Q है ये हमारे पास हीट है, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास जाउल है, और ये T है ये हमारे पास इसका यूनिट होता है केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका यूनिट होता है जाउल पर केल्विन। तो ये हमारे पास इसका यूनिट और फार्मूला हो गया। सो नेक्स्ट आ जाता है साइन कन्वेंशंस, कि हम इसको किस साइन से डिनोट करते हैं। साइन की बात कीजिए तो हम जैसे कहते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम में हीट को इंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी किसी भी सिस्टम में क्यू हीट इंटर हो रही होती है, कि हमारे पास कंटेनर है तो सिस्टम में हीट इंटर हो रही होती है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सिस्टम से हीट आउट हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास नेगेटिव हीट है, मतलब हीट जो है वो एक्सपेल हो रही है, आउट हो रही है। तो सेम हमारे पास ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमने पहले एग्जांपल देखी है, जब हम सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो मॉलिक्यूल की रैंडमनेस है और डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब यह है कि इंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम इंट्रोपी को भी पॉजिटिव एस से डिनोट करते हैं। जब सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो उसको पॉजिटिव एस से, और अगर हम सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, जब हम सिस्टम में से हीट आउट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर की फॉर्म में आने लग जाते हैं। वो मतलब एक सुकून माहौल में आ जाते हैं जब हम हीट को एक्सपेल कर देते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही होती है और उसको हम नेगेटिव डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन थी इंट्रोपी की। अगर तो इंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव डेल्टा एस, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेस है उससे सिस्टम की इंट्रोपी कैसे इंक्रीज़ होती है। अब हमारे पास ये एक टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। अब हमारे पास ये जो दोनों कंटेनर हैं इनको हमने एक कंडक्टिंग रोड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जब हम इनको कंडक्टिंग रोड से कनेक्ट करेंगे तो हमने एक कंडीशन रखी हुई है कि हमारे पास जो T1 है, यानी ये जो T1 है ये ग्रेटर देन है T2।
ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से। अब जब टेम्परेचर T1 का ज़्यादा है T2 से, तो हीट कहाँ फ्लो होगी? अगर हम इन दोनों को कंडक्टिंग रोड से कनेक्ट कर दें, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो हीट फ्लो होगा वो T1 से T2 की तरफ होगा, क्योंकि T1 की हीट ज़्यादा थी तो हीट हमेशा हाई रेजरवायर से लो रेजरवायर की तरफ मूव करती है। तो ये हमारे पास एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। तो हीट मूव कर रही है T1 से T2 की तरफ। अब हम इनकी इंट्रोपी को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास T1 की इंट्रोपी बनती है Q/T1, और जो हमारे पास जो T2 है इसकी इंट्रोपी होती है Q/T2। सो अगर हम इसका यहाँ पे चेंज इन इंट्रोपी निकालें तो हमारे पास आता है S2/-S1, ठीक है। तो S2 हमारे पास आया था Q/T2 माइनस Q/T1। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो Q है इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, और जो T1 और T2 की वैल्यू चेंज है। हमें पता है कि T1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि T1 की टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 की वैल्यू कम है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो Q/T1 है ये लेस देन है Q/T2 से। अब वो कैसे, मतलब हम इसको अगर साइन अगर पुट करें तो हम कह देते हैं कि इसमें जो साइन लगता है Q/T2 जो है ये ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन कैसे हुआ? अगर हम बात करें Q की वैल्यू 3 है, ठीक है, और T2 की वैल्यू है 2, और अगर हम Q/T2 की बात करें तो Q की वैल्यू 3 और T1 ये हमारे पास T2 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5। अब इन दोनों का अगर हम आंसर निकालें तो हमारे पास 3/2 की वैल्यू बड़ी आती है एज़ कम्पेयर टू 3/5। तो हम कहते हैं कि हमारे पास Q/T2 जो है वो ग्रेटर देन है Q/T1, ठीक है। तो मतलब ये है कि S2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, S1 की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब जब हमारे पास S2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और S1 की वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल S2 की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है 5 आई है, और जो हमारे पास S1 है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देख लिया कि Q/T2 की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी तो उसके मुताबिक हमारे पास S2 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? पॉजिटिव में आता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि हम तो चेंज इन इंट्रोपी को फाइंड कर रहे थे ना। तो हमने इस सारे प्रोसेस से देखा कि हमारे पास एक नेचुरल अगर फिनोमेना हो तो उसमें हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, यानी एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं। पहले हमने एग्जांपल पढ़ी है, हमारे पास जो टेम्परेचर था वो हॉट से कोल्ड रेजरवायर में मूव कर रहा था, और फिर हमने वहाँ पे देखा कि हमारे पास जो उस सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही थी, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस था। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी ऐसे प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर एक आइस की बात करें, बर्फ़ की बात करें, तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो खुद ब खुद एक नेचुरल फिनोमेना है, वो खुद ब खुद हो रही होती है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ऐसे केसेस में हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, सिस्टम की इंट्रोपी भी इंक्रीज़ कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है उसकी एक इंट्रोपी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पहले अपने से भी कोई इंट्रोपी होगी। अब कोई और दूसरा सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है, हीट एक सिस्टम से एक्सपेल होकर दूसरे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों सिस्टम की अपनी अपनी इंट्रोपी तो होगी ना कोई, तो उन दोनों की जो टोटल इंट्रोपी है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी उस सिस्टम की इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करेगी। यानी हमारे पास ये जो टोटल इंट्रोपी है वो इक्वल होगी इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, यानी इन दोनों इंट्रोपी का जो सम अप है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव इंट्रोपी की सूरत में सामने आएगा, यानी इस सिस्टम की इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ कर रही होगी। एग्जाम्पल हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो रही है इसमें जब हम लिक्विड वाटर की बात करें तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर देना पड़ता है -1, हम इसको टेम्परेचर देते हैं। जब हम इसको -1 टेम्परेचर देते हैं तभी ये लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, अभी हमारे पास जो वाटर की मॉलिक्यूल यहाँ से हीट एक्सपेल होगी, ठीक है, यहाँ से हीट एक्सपेल होगी, मतलब ये है कि इंट्रोपी इस सिस्टम की जो है ना, लिक्विड वाटर की जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि हीट बाहर मूव कर रही है, तो सिस्टम की इंट्रोपी क्या होगी, -ΔS होगी। लेकिन अब ये जो हीट है ये बाहर सराउंडिंग में जा रही है, तो सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग की इंट्रोपी +S हो जाएगी, यानी सराउंडिंग की इंट्रोपी तो इंक्रीज़ हो रही है ना, और ये जो इंक्रीज़ इन इंट्रोपी ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
नेगेटिव इंट्रोपी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव इंट्रोपी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास टोटल इंट्रोपी है ना, यानी जिसको हम इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं, तो इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम की इंट्रोपी अगर डिक्रीज़ हो रही है और सराउंडिंग की इंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो इंक्रीज़ इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास जो टोटल यूनिवर्स की इंट्रोपी है ना, वो ओवरऑल इंक्रीज़ कर रही होती है। तो ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने देखा कि हमारे पास जो इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, हमें टोटल इंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज़ होगी। तो ये बात याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में, यानी वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, नेचुरल प्रोसेस, उनकी जो इंट्रोपी है हमेशा इंक्रीज़ कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये है कि हमारे पास एक ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, और बी दोबारा से ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस जो रिवर्स हो सकते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो इंट्रोपी है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। तो जब इंट्रोपी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो चेंज इन इंट्रोपी है वो क्या होता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो ये बात याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही होती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारे पास चेंज इन इंट्रोपी है हमेशा ज़ीरो होगी। अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये जो हमारे पास इंट्रोपी है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी डिफाइन करती है। अब ये कैसे करती है कि हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, Q1 हम हीट दे रहे हैं, तो कुछ उसका वर्क डन होगा और कुछ जो हीट है वो सराउंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और हमारे पास जो इंट्रोपी है वो इस तरह काम कर रही होती है कि इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, अगर कोई सिस्टम नेचुरल प्रोसेस कर रहा है, इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट काज द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट टू इंक्रीज। तो ये इस तरह काम करता है कि हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी और सराउंडिंग की इंट्रोपी ये दोनों इंक्रीज़ करनी है। जैसे हमने बात की थी टोटल इंट्रोपी की, तो जब हमने टोटल इंट्रोपी की बात की तो हमने कहा कि सिस्टम की इंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की इंट्रोपी, इन दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इंट्रोपी है या इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो हमेशा इंक्रीज़ होगी। तो वो वही बात कर रहे हैं कि नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास जो इंट्रोपी है ना सिस्टम की या और सराउंडिंग, ये दोनों इंक्रीज़ होती है। तो और उस जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में भी क्या था कि हमारे पास कुछ हीट जो थी वो सराउंडिंग में जा रही थी, यानी सिंक में जा रही थी। अब वो सिंक क्या है, वो सिंक हमारा इन्वायरमेंट है, लेकिन उस केस में भी हमारे पास जो इंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज़ कर रही थी, और इस केस में नेचुरल प्रोसेस में भी इंट्रोपी ऑफ द इन्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। तो ये दोनों ये जो चीज़ें हैं ना एक दूसरे को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन होती हैं। अब हमारे पास एक टर्म है हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। अब हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रीच एट मैक्सिमम वैल्यू, जब हमारे पास यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिस्टम की इंट्रोपी और सराउंडिंग की इंट्रोपी वो दोनों इक्वल लेवल पे आ जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास दो कंटेनर थे, हमने बात की थी जब इंट्रोपी शुरू की थी तो हमने कहा था कि हीट जो है हाई रेजरवायर से लो रेजरवायर की तरफ मूव करती है। तो जब हम इन दोनों कंटेनर्स को कंडक्टिंग रोड से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास हीट का फ्लो शुरू हो जाता है लो की तरफ। थोड़ी देर बाद हमारे पास जो टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, ठीक है। 150 इसका हो गया और 150 इसका हो गया। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं बची जो वर्क डन करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हीट नहीं है जो वर्क डन करवाएगी। सो देयर विल बी नो वे टू कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क, क्योंकि वो दोनों तो इक्वलाइज हो गए हैं ना, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट डेथ या फिर हीट डिग्रेडेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसमें हमने सारा कुछ देख लिया कि हमारे पास इंट्रोपी क्या होती है, उसके फार्मूला, उसके यूनिट्स, और इंट्रोपी किस सिस्टम की इंक्रीज़ हो रही होती है, कब हमारे पास इंट्रोपी कांस्टेंट होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। और इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को हमने देखा कि कैसे सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी कंट्रीब्यूट कर रही होती है इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स में। और लास्ट में हमने हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स को भी स्टडी कर लिया। तो नेक्स्ट हम आप देखेंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज इंट्रोपी क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज ए इंट्रोपी क्राइसिस। अब हमने इंट्रोपी को
इन डिटेल डिस्कस किया कि हमारे पास जो डिसऑर्डरनेस होती है किसी भी सिस्टम में उसको हम इंट्रोपी बोलते हैं, और ये क्राइसिस कैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं ये हम देखेंगे। हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखा, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी सिस्टम में हीट इंटर करते हैं तो वो सारी की सारी हीट वर्क टन में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ हीट हमारे पास सिंक में से आउट हो जाती है, मतलब सिंक में चली जाती है। मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ हीट है वो हमारे पास सराउंडिंग में चली जाएगी। अब जो हीट सराउंडिंग में जा रही है तो वो सराउंडिंग की इंट्रोपी को क्या इंक्रीज़ कर रही है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इस तरह कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी व्हीकल की, यानी कार की या मोटरसाइकिल की, तो यहाँ पे जो इंजन काम कर रहे होते हैं वो सारा जो फ्यूल है वो सारा वर्क डन नहीं करवा रहा होता है, कुछ हीट हमारे पास सिलेंसर से आउट हो रही होती है, हमारे सराउंडिंग में इंटर हो रही होती है। अब वो जो हीट है वो क्या करती है, हमारी इंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रही है, हमारे टेम्परेचर को चेंज कर रही होती है। इसी तरह हम अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज से भी हीट जो है इवॉल्व हो रही होती है, और वो सारी हीट क्या हमारे सराउंडिंग में इंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रही होती है। तो इसी तरह हमारे, क्योंकि हमारे पास हमने ये कार्नेट इंजन की जब बात की थी तो हमने कहा था कि कोई भी इंजन जो है 100% इफ़िशिएंट नहीं हो सकता, और उसमें हमने एफिशिएंसी को कैलकुलेट भी किया था कि हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है वो 30% इफ़िशिएंट होता है और डीजल इंजन 35 to 40% इफ़िशिएंट होता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी है, तो मतलब बाकी जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हमारी सराउंडिंग में इंटर हो रही है। तो एज ए रिज़ल्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, वो इंट्रोपी की तरफ जा रहा है, डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है। तो हम अपने कंफर्ट के लिए हम एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर क्या करते हैं, हमारे रूम से हीट को इकट्ठा करके आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं। लेकिन एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो सराउंडिंग है जहाँ पे हीट इंटर हो रही है, जहाँ पे हीट फेंक रहा है वो एयर कंडीशनर, तो उस जगह की जो हमारे पास इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसे हमारे पास ओवरऑल जो इन्वायरमेंट का जो डिसऑर्डरनेस है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर इन सारे फैक्टर की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज से देख लें, मोटर व्हीकल से देख लें, और हीट इंजन से देख लें, इन सब से क्या हो रहा है, हीट जो इंटर हो रही है हमारे सराउंडिंग में, और उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला हर लिविंग और नॉन लिविंग इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात कीजिए तो उनके मेटाबॉलिक रेट पे भी इफेक्ट होता है, उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, वो सारा इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंट्रोपी क्राइसिस है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को इस्तेमाल करते हुए हमारे इन्वायरमेंट को मज़ीद इंट्रोपी की तरफ लेके जा रहा है। सो अब हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास, क्योंकि हम 100% इफ़िशिएंट इंजन नहीं बना सकते, हम ऐसा इंजन डिवाइस ही नहीं कर सकते जो कि 100% इफ़िशिएंट हो और उसमें आने वाली सारी हीट वर्क टन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो भी इंजन बनाया जाए वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, ठीक है, बहुत कम हीट वो आउट करें, सिंक में कन्वर्ट करें, ताकि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो बहुत कम हो। तो ये एक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकती है कि हर स्टेज पे हम जो भी इंजन क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इफ़िशिएंट बनाया जाए, ताकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं वो थोड़े कम हो जाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोपी एंड इंट्रोपी इफेक्ट। होप सो आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।